जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने जितने भी यहाँ पे चित्र वाले क्वेश्चन थे जो आईटीआई परीक्षा में पूछे जा रहे थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन कल की डेट में जो मुझे क्वेश्चन यहाँ पे प्राप्त हुए, जो छात्र गए थे एग्जाम देने, उन्होंने जो बताया कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किया हूँ जो परीक्षा के में पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न जो मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जो यहाँ पे पूछा गया था परीक्षा में, किस ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब जितने भी छात्र यहाँ पे ए ऑप्शन मारे होंगे सिलिका जेल का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये कहाँ पर होता है, तो ये ब्रीदर में होता है सिलिका जेल। अब इसका काम क्या होता है, तो इसका जो काम होता है, जो हवा में नमी होती है उस नमी को सोखने का काम होता है। तो ये ट्रांसफार्मर में इसका काम होता है। बाकी इससे जो होता है, जो ट्रांसफार्मर आयल होता है उसकी एक तरह से डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होता है वो भी बना रहता है और इंसुलेशन भी खराब नहीं होता है। तो ये नमी सोखने में इसका काम है, नमी सोखने का। नमी सोखने पर सिल्का जो जेल होता है इसका कलर भी बदलता रहता है। ये आपका नीले से गुलाबी भी देखने को मिलेगा और भी यहाँ पे कलर में होता है, ये परिवर्तन हो जाता है इसमें। बाकी केवल क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सिलिका जेल का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन और सोडियम क्लोराइड। हालांकि सोडियम क्लोराइड तो यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि सोडियम यहाँ पे क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है, तो ये आपका होता है जिसको हम विचलन बल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जी हाँ, इसको जो है एक तरह से विक्षेपण बल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। ये क्या करता है, जो एक तरह से जो विद्युत राशि होती है करंट और वोल्टेज में, ये उत्पन्न होता है। तो इस पे क्या होता है, बल एक तरह से पॉइंटर को जीरो पोजीशन से हटाता है और स्केल पर एक तरह से उचित मार्ग ये देता है। हालांकि इससे यहाँ पे संबंधित नहीं है, केवल ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है, तो वो यहाँ पे विचलन बल इसको बोला जाता है। क्लियर है? बाकी यहाँ पे दिया गया है मंदक बल, डैम्पिंग फोर्स कहा जा रहा है। तो डैम्पिंग फोर्स का कार्य होता है पॉइंटर को जल्दी स्थिर करना। जैसे आप यहाँ पे मीटर में देखे होंगे, मीटर में क्या होता है, जो यहाँ पे मीटर होता है आप उस देखे होंगे, कभी कभी सुई जो यहाँ पे इसमें यहाँ पे सुई जो लगी होती है कभी कभी यहाँ पे कंपन करती है। तो उसी से संबंधित ये यहाँ पे प्रश्न है। तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो सही मारेंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर, करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 183, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। उदासीन संयोजन की बात किया जा रहा है। तो ये साथियों काम करता है कैसे, ये काम करता है एकल चरण एकल अवयव। यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन यहाँ पे सी, करेक्ट आंसर हो जाता है। एकल चरण एकल अवयव मतलब कि सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट, क्योंकि इसमें जो होता है सीटी होता है और एक होता है पीटी। मतलब एक तरह से जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है उससे संबंधित ये है। तो इसमें यहाँ पे दो एलिमेंट मीटर का उपयोग किया जाता है हाई एक तरह से धारा प्राप्त करने के लिए। तो थ्री वायर सिस्टम में ये आपको देखने को मिलता ही है। तो यही यहाँ पे प्रश्न है कि उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है, तो ये काम करता है एकल चरण एकल अवयव। ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई के लिए ही होता है।
तो यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन वाले थ्री फेज जो सिस्टम होता है उसमें भी ये चीज़ें कभी कभी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जो यहाँ पे करेक्ट होता है क्वेश्चन के अनुसार वो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घुमाकर यहाँ पे क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। बाकी जब यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने के कौन सी त्रुटि होती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। जैसे डिवाइस त्रुटि दिया गया है, मानव त्रुटि दिया गया है, प्रभाव त्रुटि है और यहाँ पे स्विचिंग त्रुटि दिया गया है। तो इसमें यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसको प्रभाव त्रुटि के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ये जो एक तरह से देखने को मिलता है बाहरी प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, कंपन हो गया, ये सभी यहाँ पे मापने जब तो ये त्रुटियां आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 100 यहाँ पे 63 को देखिए। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसमें कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। जहां आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है किसी भी स्थिति में, हालांकि ऐसा तो नहीं कह सकते किसी भी स्थिति में नहीं होगा, हाँ ऊर्ध्वाधर स्थिति यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो दिया गया है बी ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है कि नियंत्रण बल जो है गुरुत्वाकर्षण द्वारा ही प्राप्त होता है, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति बिल्कुल सही होगा। बाकी इसलिए यहाँ पे आपका वर्टिकल पोजीशन कहना इसलिए यहाँ पे सही भी है, क्योंकि यंत्र को हमेशा सीधा मतलब कि वर्टिकल स्थिति में ही लगाया जाता है, तभी तो पॉइंटर जो होता है रीडिंग सही देता है। तो ये आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति कहना बिल्कुल सही है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का जो उपयोग होता है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कुंडली कुंडली लैब का मुख्य लाभ क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया गया उच्च गलनांक, हालांकि उच्च गलनांक तो कहना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है एक तरह से देखा जाए लैंप के बारे में, तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो काफ़ी क्या होता है हाई होता है। लगभग यदि देखा जाए तो इसका जो गलनांक होता है 3422, कितना होता है 3422 अंश सेल्सियस तक होता है। हालांकि यहाँ पे गलनांक केवल ये दिखाया गया है ऑप्शन में कि उच्च गलनांक होता है। लाभ के बारे में पूछा जा रहा है, अब का आपसे पूछ दिया जाता है कि कितना गलनांक होता है, तब यहाँ पे 2422 यहाँ पर आप दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी के अनुसार बता दिया हूँ। आगे यहाँ पे ऑप्शन में कहा जा रहा है उच्च प्रकाश उत्पादन, तो ये तो आपका जो दिया गया है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन उच्च प्रकाश उत्पादन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वाइल जो यहाँ पे होता है जैसे जो इसमें क्वाइल होता है वो क्या होता है एक तरह से फिलामेंट में क्या होता है कि ऊष्मा का नुकसान यहाँ पे इससे कम होता है, तो फिलामेंट अधिक तापमान तक गर्म हो सकता है, लेकिन अधिक प्रकाश जो होगा ये आपका प्राप्त भी होता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुंडलित जो कुंडली होती है उसमें लैंप का मुख्य लाभ क्या होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रकाश देता है, आप ऐसे कह सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर काफ़ी है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका लगता है, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई संवेदना नहीं होगी, हालांकि ये तो गलत है कि आपको यहाँ पे करंट भी लगता है और आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया दर्दनाक झटका, ये आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 20 की बात किया जा रहा है कि 20 आपका मिली एम्पियर का लग रहा है करंट, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दर्दनाक यहाँ पे झटका लगेगा, मतलब कि तेज दर्द भी महसूस होगा, मांसपेशियां पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, मांसपेशियां सिकुड़ भी सकती है, और व्यक्ति जो है यदि तार को छोड़ने में यदि उसको कठिनाई होती है, मतलब कि एक तरह से देख सकते हैं कि ये काफ़ी दर्दनाक होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे दर्दनाक झटका इसको बोला जाएगा। और इस स्थिति में क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे
आप इसको नहीं छुड़ाएंगे। पहले मेन जो यहाँ पे सप्लाई है उसको यहाँ पे बंद करेंगे, उसके बाद आप उसे जो करंट के संपर्क में व्यक्ति उसको आप हटाएंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है, जैसे उपकेंद्र के लिए या गोदाम वायरिंग के लिए या घरेलू वायरिंग के लिए या व्यावसायिक वायरिंग के लिए। तो इसको यहाँ पे किया जाता है साथियों, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, उपकेंद्र के लिए। जी हाँ, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा, उपकेंद्र, क्योंकि सिस्टम अर्थिंग का मतलब ही है विद्युत प्रणाली मतलब न्यूट्रल पॉइंट को पृथ्वी से जोड़ना। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। और कई जगहों पर किया भी जाता है, जैसे सब स्टेशन हो गया, पावर स्टेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, इन सभी जगहों पर आपको देखने को मिलता ही है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईसीसी का विस्तार क्या है, मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है ईसीसी का, ये पूछा जा रहा है। तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अर्थ कंडक्टिविटी, यहाँ पे आपका कंडक्टर। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ये इसका यहाँ पे पूरा नाम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है। तो इसके पीछे यहाँ पे कारण होता है। कारण क्या होता है, जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया कि 200 की पहचान करना। हालांकि 200 की पहचान करना यहाँ पे कहना गलत है, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए साथियों यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि लूप इन वायरिंग में आपने देखा होगा इसमें क्या होता है कि ज्वाइंट नहीं बनता है, और इसी कारण हम कहेंगे कि कोई अलग से जोड़ का उपयोग नहीं किया जाता है। ये इसका यहाँ पे एक तरह से नोट में लिखाया गया है। आप जब यहाँ पे थ्योरी का क्लास करेंगे तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में जानकारी दिया था। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा, क्योंकि लूप इन वायरिंग में क्या होता है कि जोड़ जो होते हैं ये बिल्कुल नहीं होते हो, यदि देखा भी जाता है तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें स्पार्किंग का खतरा रहता है। दूसरी बात, लीकेज करंट कम होता है, और वायरिंग अधिक यहाँ पे सुरक्षित भी मानी जाती है, और ये अच्छा भी माना जाता है, वोल्टेज कम भी होता है। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आंसर, वोल्टेज ड्रॉप कम आपको देखने को मिलता है ऐसी स्थिति में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है नैलान का। जी हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा, नैलान। ध्यान रखिएगा, कागज का तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही सीमेंट का कर सकते, क्योंकि ये जम जाएगा। और पॉली विनाइल क्लोराइड ये तो पीवीसी का इसका अलग चीज़ है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। तो वोल्टेज में हमें एक चीज देखने को मिलती है, वोल्टेज जो होता है ड्रॉप होता है, मतलब कि घटता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही होगा, क्योंकि भार बढ़ने पर सेल के जो सिरों में वोल्टेज होता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है और वोल्टेज घटता है। ऑप्शन आपका भी सही है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। तो इसको यहाँ पे बोला जाता है बकलिंग दोष। क्या बोला जाता है साथियों, बकलिंग दोष। यहाँ पे जो दिया गया है आपका पहला ऑप्शन, मैं इसको कवर कर देता हूँ, ये बिल्कुल सही हो जाता है। हालांकि प्लेटें मुड़ जाती है, या आप किताबों में पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो वही बात हुआ, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या मुड़ जाती है, एक ही चीज हुआ। तो इसको बोला जाता है बकलिंग दोष, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का गुण होता है। तो इसमें साथियों होता है फेसर परिणाम। यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होता है, फेसर परिणाम, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो वक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर यहाँ पे क्या है।
तो ये जो आपका होता है उसको जो माना जाता है वो केवल साथियों यहाँ पे 1.11 माना जाता है। मतलब यहाँ पे आपका जो दिया गया है बी ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है थ्री कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठक्रम है और दूसरा कुल खपत पाठक्रम है तो शक्ति गुणांक क्या है? साथियों शक्ति गुणांक जो होगा वो 0.5 होगा। जी हाँ, यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट आईएल और फेज करंट आईपी के बीच क्या संबंध है? तो इसका होता है आईएल बराबर √3 आईपी। जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसका ये आपका जो है बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा जेड की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि सक्रिय प्रतिघात एक्सएल धारिता प्रतिघात एक्ससी से कम है तो उस स्थिति में जो हमारा सूत्र क्रिएट होता है वो होता है जेड बराबर R² प्लस कोष्ट में एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले, 50 हर्ट्ज आपूर्ति और 0.5 शक्ति गुणांक है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं।